एनडीए का चिराग कौन? इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका नाम आपको बता देते हैं। राहुल आनंद हैं बीजेपी से, किशोर कुणाल हैं जेडीयू से, संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, शाहन परवेज आरजेडी से हैं, मोहम्मद शहजाद जनसुराज से और सुनीता सहनी वीआईपी से। सर, आप सभी का स्वागत है टीवी 45 पर। आप सभी का स्वागत है टीवी 45 पर। राहुल जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। महागठबंधन के महामंथन से क्या निकला क्या नहीं निकला ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने काफी चुटकी ली है। फिलहाल चिराग पासवान के एंट्री ने बिहार की राजनीति में थोड़ा सा एक नई रोशनी फूंक दी है और ये रोशनी ये कह रही है कि शायद चिराग पासवान बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। क्या चल रहा है अंदर खाने सर? राहुल जी देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार है, आपको भी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक है वो निरंतर प्रयास करने की चीजें हैं और हर किसी की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, चाहे वो प्रदेश को लेकर हो या देश को लेकर हो। लेकिन फिलहाल यहाँ जो बातें हैं, वो जो 5 खंडों की जो हम बातें करते हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। चिराग पासवान जी पहले भी इस तरह का बयान दे रखे हैं, उनकी अपनी निजी बयान हो सकती है। इसे एनडीए को खास करके, मतलब एनडीए को खास करके किसी प्रकार के कोई किंतु परंतु कोई साइंस नहीं है इसके ऊपर। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमने जो वादे किए थे और चिराग जी जो लगातार इस बातों को कहते आए हैं कि हम मोदी जी के हनुमान की भूमिका की तरह काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो बिहार की विचारधारा को, बिहार की जो राजनीति है उसको शीर्ष ऊंचाई पे ले जाने के लिए उनका साथ, उनका सहयोग हर पल मिला है, आगे में मिलता रहेगा। और ये जो सिर्फ बातें जो कही जा रही है, इसका एक संदर्भ ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान जी की ये भी मंशा रहती हो कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार के अंदर हम मजबूती की सरकार बना सके। और इसका ज्यादा अच्छा, बीजेपी से ज्यादा अच्छा इसका जवाब एलजेपी के कोई साथी अगर साथ में जुड़े होते तो वो ज्यादा अच्छा से दे पाते इन सब चीजों को। लेकिन फिलहाल एनडीए इंटैक्ट है और जो चुनावी रणनीति की तहत जो हम बातें करते हैं उसमें हम उतर चुके हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को जो बिहार की धरती पे आ रहे हैं, मधुबनी से जो शंखनाद करने जा रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है और एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है बिहार वासियों के लिए कि हम अब बिहार की गति को लेकर और तेजी से गतिमान होने की स्थिति में है। जी राहुल जी, एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार में है वहां वो बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन बिहार में वो आज तक बड़े भाई की भूमिका निभा ही नहीं पाई। तो क्या इस बार देखने को यह मिलेगा? देखिए, जब हम गठबंधन की बातें करते हैं ना, तो उसमें हम सबको साथ लेकर चलने की बातें करते हैं। देखिए, आप महाराष्ट्र के संदर्भ को देख लीजिए, हम बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हम छोटे भी बन गए और छोटे को बड़े बना दिया। तो ये जो गठबंधन को जो अंडरस्टैंडिंग, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो बात की जाती है वो हम करेंगे। और बिहार के संदर्भ में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या फिर हमारे अमित शाह जी हो या एनडीए, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव को लड़ेंगे और नीतीश जी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री के दावेदारी की तरह पुनः पेश किए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और मार्क करने वाली बात है अजीत जी, वो ये है कि यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। जिस तरह महागठबंधन के लोग अभी एक साथ आए भी नहीं और डिप्टी सीएम का पद उन्होंने ग्रहण भी कर लिया, आपसी मतभेद में मांग भी लिया, तो ये समझ में आता है कि उनको विकास से मतलब नहीं है, अपने राजनीतिक मंशा पूरी होने से है। लेकिन आपके यहां भी तो सर, अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग तो जली होगी ना, तभी तो धुआं उठ रहा है। और वहां आपके यहां भी डिमांड शुरू हो चुके हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब 2024 में जब 240 सीटें जब बीजेपी ने लिया था पूरे देश में, उस समय जो एनडीए अलायंस के जो साथी थे, इस तरह की कयासें लगाई जा रही थी कि नीतीश जी को ये देना होगा, चंद्रबाबू नायडू जी को ये देना होगा, नहीं तो ये साथ में नहीं आएंगे। उनकी डिमांड्स थी, मांगना चाहिए, ठीक है सर, मांगना चाहिए। और फैसला जब कोर कमेटी का निकल कर आता है तो वो चीजें सबको मानना होता है। ठीक है सर, आपको लौटते हैं। शाहन परवेज जी, आपसे एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कुछ रहेगा या नहीं रहेगा सर? देखिए, आप तो हमसे सवाल ही उल्टा पूछ देते हैं सर। अभी सवाल तो सवाल है, आपके डिबेट हिसाब से सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे ना सर। पे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे वही सवाल तो नहीं पूछा जाएगा ना जो आप सोच कर आए हैं? जी सुनिए, मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था जी कि आप मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। आप मान लिया ना सर, इस बात पे पूछ लिया ना सवाल, एनडीए में सवाल तो पूछ लिया सर, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मैं उन सभी आंकड़ों का और उन सभी
समीकरण को चिराग पासवान जी ने स्वयं ध्वस्त कर दिया। तो मैंने और उन सवाल सभी पूछ लोगों लिया को सर, करारा जवाब दे दिया। मैंने जो सवाल लोग पूछ ये लिया मान परवेज रहे थे साहब, कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने सवाल पूछ लिया ना, घेर ये लिया ना बयान तो आरजेडी का है नहीं, जी ये बयान तो महागठबंधन के लोगों का है नहीं, जी। ये बयान तो किसी मीडिया और मीडिया पैनलिस्ट या कोई वरिष्ठ पत्रकार का है नहीं। सर ये बयान तो एनडीए के घटक दल और एनडीए के एक घटक दल एलजेपी के पार्टी के प्रमुख का है। अब उसको भी आप कहते हैं कि उनका किस कंसर्न में बयान है, ये इनको नहीं पता, उनको नहीं पता। तो सर तो वही सवाल स्पष्ट तो मैंने बयान है पूछ लिया उनका ना भाई। उनसे तो कह रहे हैं कि हम राज्य की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, जी। और राज्य की राजनीति में सक्रिय होने का मतलब क्या है कि आप मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोक रहे हैं। तो हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि एनडीए का चुनावी समीकरण वो समझने की जरूरत है। सर हमने समझ 115 लिया सीट पर परवेज साहब, जेडीयू अड़ी भी है, हमने समझ लिया, तभी सवाल उनसे 110 पूछा। सीट बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है, जी। बाकी शेष 18 सीट बचता है। 18 सीट में एलजेपी क्या करेगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या करेगा। और जो एक नैरेटिव सेट हो रहा था मीडिया के अंदर कि एनडीए में बहुत मजबूती है, कोई भाग दौड़ नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तो ये शुरू हुआ है। अभी एनडीए में पूरा भागम भाग की स्थिति है, एक दूसरे को नोच खचोट रहे हैं लोग, और कुर्सी की महामारी है। हर परवेज कोई साहब, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बैठा है। परवेज साहब, इसीलिए मैंने शुरुआत में आप ही का सवाल पूछ लिया बीजेपी से। आपकी नाराजगी कभी मीडिया से जाती नहीं है, क्या बात है, इतना नाराज मत होइए मीडिया से। आप ही का सवाल पूछ लिया मैंने मैं कह रहा था, कल भी मैंने आपको बोला, परसों ही बोला कि आज मैंने आपके तर्क से सहमत नहीं था। आज आपके तेजस्वी तर्क से जो मैं सहमत नहीं था उसका आज खंडन चिराग अरे ने सर खुद कर दिया है। मैंने आपके सवाल को ही सबसे पहले तरजीह दी है। आज आप ही के दिल की बात मैंने पूछ ली है, आपको तो आज खुश होना चाहिए मुझे। नहीं अजीत जी, देखिए आप हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं आपसे सीखता हूं, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, मगर मैं आपकी बातों से बहुत सहमत नहीं था 2 दिन पहले। तो आज जो मैं असहमति जता रहा था उसी असहमति का खंडन चिराग ने स्वयं कर दिया है। लोकतंत्र तो यहां भी होना चाहिए ना सर, कि कई बार आपकी दिल की बात हो, कभी हमारे दिल की बात हो, कभी संजय जी की दिल की बात हो, कभी किशोर जी की दिल की बात हो, कभी मोहम्मद साहब के दिल की बात हो। सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं है। कल तक आप नहीं मान रहे थे, मैं आपसे सहमत था, ठीक है, मगर आज आप भी मान लीजिए कि सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं है। मैंने कहा कह दिया ठीक है, भागम भाग की स्थिति पैदा हो चुकी है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी में स्वयं 4 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं। लोकतंत्र हर जगह है सर, और इसलिए सहमति और असहमति वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं होता, बिल्कुल सहमत होता हूं जी। आपके पास लौटते हैं किशोर जी एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी, और कह रहे हैं कि भाई वक्फ बिल के बाद कि मुस्लिम समाज आपको वोट ही ना करे, आपने मुस्लिम समाज को ठग लिया है, इसलिए मुस्लिम समाज आपको बाइकआउट करे। जी किशोर जी ना 3 में है ना 13 में, उनकी राजनीतिक औकात बता दी है बिहार की जनता ने गांधी मैदान में। उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या इच्छा। प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के भविष्य को तय करें, ये तो एक अजीब सी बात हो गई ना। प्रशांत किशोर जी तो पहले तय करें कि उनके दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है। प्रशांत जी बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बिहार विश्व गुरु हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वक्फ बिल में किन सुधारों को साकार किया गया, आकार दिया गया, और उसी सुधार के कारण आज जो वक्फ बिल है वो सभी स्वीकार कर पा रहे हैं, सभी कोई उसको महसूस कर पा रहे हैं जी। जहां तक प्रशांत किशोर जी के आरोप की बात है, तो वो पहले ये तय करे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी चुनाव तो लड़ रहे हैं सर ना, ऐलान तो हो चुका है, चुनाव तो लड़ रहे हैं, अभी उनकी पार्टी लड़ रही है, तो समझ लीजिए कि वही लड़ रहे हैं। अभी उनका रोल ही स्पष्ट नहीं। तो जब उनकी रोल स्पष्ट हो जाए, एक नेता के तौर पे, एक संगठनकर्ता के तौर पे, एक पीआर मैनेजर के तौर पे या इवेंट मैनेजर के तौर पे जी, तब तो उनकी बातों की तवज्जो दी जानी चाहिए। अभी उसकी तवज्जो दे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर एक किशोर जी एक बड़ी बात निकल के आ रही है 2020 को, अगर हम फिर से देखें उस विधानसभा चुनाव को, तो आपके पार्टी और रामविलास पासवान पार्टी एलजेपी के बीच 36 का आंकड़ा था, और उस दौरान 100 सीटों पर एलजेपी ने लड़ाई लड़ी थी आपके खिलाफ, और आपको बहुत नुकसान पहुंचाया था, आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे मुझे लगता है। तो क्या इस बार आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि आपको थोड़ा सा बैकफुट पर रखा जाए?
नहीं, इसमें बीजेपी का कोई कंसर्न नहीं है। इसीलिए चिराग पासवान को आगे की जा रही है। तौर पे आया है, चिराग जी का बयान सांकेतिक तौर पे आया है। तो चिराग जी के पिताजी का स्वर्गीय श्री राम विलास पासवान जी का एक लेगेसी रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। और अगर वो कहते हैं कि मुझे बिहार लौटना है, तो मुझे लगता है यह हास्यास्पद बयान है। वो तो बिहार के सांसद हैं, बिहार से राजनीति कर रहे हैं, तो लौटने और आने जाने की बात नहीं होनी चाहिए। वो आते हैं जरूर, वो एनडीए को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। और जहां तक 2020 की बात है, तो ये पब्लिक डोमेन की बात है, सब कोई जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। धोखे से शेर का शिकार किया जा सकता है, लेकिन जब सामने आके लड़ने की बात आएगी, तो नीतीश कुमार जी का लेगेसी, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व, नीतीश कुमार की लोकप्रियता 10, 15, 20, 25 सब में बिहार की जनता तय करती है। बिहार की जनता मतलब आपके अनुसार अगर हम समझ ले तो इस बार इनका जुड़ने से आपको फायदा होने वाला है ओवरऑल। ठीक है, लौटते हैं सर आपके पास। मोहम्मद साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इनके पासवान जी के लौटने से, चिराग जी के लौटने से कितना कुछ बदलेगा, कितना वो डेंट कर पाएंगे जेडीयू को, या उसमें उनके फायदा हो पाएगा? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा गलत है, ये कितना डेंट कर पाएंगे। जब तक वो विरोध में बयान नहीं देते हैं जी, तब तक डेंट और पेंट की तो बात ही नहीं आती है। वो तो नहीं सर, आपसे सवाल नहीं है किशोर जी, मोहम्मद साहब से हैं, जन स्वराज पार्टी से, उनसे उनके नेता ने बयान दिया है और उन्होंने, वो एक एनालिटिक है, एनालिटिक्स को समझते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो पिछले बार जो समीकरण थे उस पर जो चीजें निकल के आई हैं, उनसे ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लगता है, इस बार तो दोनों साथ लड़ने वाले हैं चिराग पासवान, तो उसमें क्या लगता है कि इस बार जेडीयू को फायदा होगा या वो नुकसान उससे ज्यादा झेलने वाली है? जी सुनिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जी, ये स्लोगन है हमारे नेता का, चिराग पासवान जी का। जी, आपके नेता हो गए सर? बिहार के लिए क्या किया है तमाम बिहार की जनता जानती है। तो आपके नेता हो गए? आज वो बिहार में कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश हमें बुला रहा है, हमारा बिहार हमें बुला रहा है। बिहार उन्हें किस लिए बुला रहा है आप बताइए ना। वो भारतीय जनता पार्टी के आगोश में जाकर के समा गए हैं। एक्चुअल में वो पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए, चिराग पासवान जी सिर्फ मोदी भक्त हैं, उनकी अपनी कोई सियासत नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। वो माननीय नीतीश कुमार के लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं और तमाम बिहार को वो बर्बाद करने के लिए वो सामने खड़े हैं, ये आप समझ लीजिए। सारा गेम माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, जो चिराग पासवान जी को इस समय इलेक्शन के समय उनके साथ एक सारा गेम प्लान किया जा रहा है, किसी तरह से माननीय नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से कट ऑफ कर दिया जाए। और ये किशोर भाई जो है ना, ये किशोर भाई जिसके आगोश में इनकी टीम जाकर के सोई हुई है, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है सी वोटर के जो परिणाम आया है सी वोटर का, उससे अब काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जी, बहुत जल्दी ये भूल गए, सुन लीजिए, 2020 को ये भूल गए और ये 2025 में ये तमाम ये भारतीय जनता पार्टी और ये चिराग पासवान मिलकर के जनता दल ठीक है सर, कर देंगे, ये बात आप जानते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। सुनीता जी, वीआईपी पार्टी अब क्या, अब कुछ और डिमांड बढ़ी है आपकी, या फिर वहीं के वही हैं आप भी फिलहाल? अभी कुछ अंदर खाने और कुछ बात बनी है आगे कि मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, नमस्कार सभी आदमी जो भी जुड़े हुए सभी को मेरा नमस्कार। अभी देखिए 2025 का चुनाव अभी आने वाली है, अभी बहुत रंग का मैसेज आएगा और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चिंगारी उड़ते रहेगा, उस पर ज्यादा ध्यान हम लोग को नहीं देना है और बस अपना काम करते रहना है। आपका फोकस होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक है, आपका फोकस क्लियर है कि भाई आपके नेता को उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाए, ये सबसे अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये क्लियर पिक्चर है वीआईपी का, एकदम क्लियर पिक्चर भी है। जनता जो है ना, जमीनी स्तर का जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं और हमारे जो वोटर लोग हैं, वो सब अब इस बार समझ गया है कि भाजपा का क्या रणनीति है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये 25 के चुनाव में कुछ नहीं चलेगा, बस गरीब जनता जो है वो गरीब आदमी, गरीब को वोट देके अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। आप बिल्कुल खुश हैं, ये दिख रहा है सभी पैनलिस्ट को।